ऐसे थंबनेल ऐसे लगाए जाते हैं। लेक्चर नंबर 8 है। चल गया। चलो शुरू करते हैं ना। आज नंबर थ्योरी पढ़ेंगे। तो सम एक्स्ट्रा टॉपिक या सम टॉपिक रिलेटेड टू नंबर थ्योरी कर देते हैं। लिख देना सम टॉपिक, सम टॉपिक्स रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नंबर या नंबर थ्योरी, रिलेटेड टू रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नंबर या नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी। रिलेटेड टू नंबर थ्योरी। स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं हम अक्सर ना। देखो एक ही जबरदस्ती लगा दी ना। सम टॉपिक रिलेटेड टू नंबर थ्योरी। रीजन इसका ग्रुप की डिफिनीशन तक हो चुकी है। अब अगर उसके आगे कुछ और बढ़ेंगे लिखने के लिए ना, तो निश्चित तौर पर जैसे न्यूमेरिकल लगाने चलेंगे नंबर थ्योरी वाला हिस्सा फंसना चालू हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ ग्रुप की डिफिनीशन तक पहुंचा दिया, उसके पहले बहुत कुछ हो चुका है। ये बता दिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। हम एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की संख्या नहीं गिन सकते हैं, ये भी हो चुका है। कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे, हो गया। कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखेंगे। इसी से पहले हम लोग लेफ्ट इनवर्स क्या होता है, राइट इनवर्स क्या होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी क्या है, राइट आइडेंटिटी क्या है, कौन सा सेट में कुछ एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी रखेंगे, कुछ राइट रखेंगे। लेफ्ट राइट दोनों आएगा तो वही आपके सेट की क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो एक बड़ा हिस्सा इसमें निपटा चुके हैं जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में होता है। अब नंबर थ्योरी का कुछ हिस्सा निपटा लेते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडल वगैरह। फिर लौटाएंगे प्रॉपर ग्रुप थ्योरी के ऊपर, जहां से डाइहेड्रल ग्रुप वगैरह पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखना, पहली हेडिंग है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। ठीक, सुनो। जैसे मान लो कोई नंबर है 2 और ये किसी नंबर 4 को डिवाइड करता है। अगर हम 4/2 करें तो रिजल्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। अगर इसी तरह हम 12/4 करें तो रिजल्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर हम यही 11/4 करें तो ये डिवाइड हो करके कभी भी किसी भी इंटीजर के बराबर आने वाला नहीं है, डज नॉट इक्वल टू इंटीजर। क्लियर हुआ। तो जब हम कहते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद प्रॉपर वे में जो रिजल्ट देता है वो कोई इंटीजर देता है, तो दिस नंबर इज द डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये नंबर ऊपर वाले नंबर का डिवाइजर कहलाता है। और हम इसको लिखते कैसे हैं, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4। या जैसे इसको लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12। 4 वो संख्या है जो 12 में पूरा पूरा भाग लगा देती है। क्लियर हुआ। और जैसे ये हुआ तो यहां पर लिख देंगे 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 11। 4 वो संख्या है जो 11 को पूरा पूरा काट नहीं सकती है। ये जो रिलेशनशिप होती है ना, इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का सिद्धांत। यही आपकी विभाज्यता है कि एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा काट पाएगा या नहीं काट पाएगा। अगर पूरा काट पाता है तो रिजल्ट में इंटीजर आता है, पूरा नहीं काट पाएगा तो रिजल्ट में इंटीजर मिलने वाला नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात आती है वो भी सामने। अगर तुमको किसी के घर का बंटवारा करना हो, अगर तुमको किसी के घर में बंटवारा करवाना हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमको उसके घर का मेंबर होना पड़ेगा। तुम चाह कर भी मेरे घर में बंटवारा नहीं करवा सकते हो कि पॉसिबल है। कल को मिलो मेरे घर वालों से, कहो आप अपने बेटे को बेदखल कर दीजिए, ये संपत्ति हमारे नाम पे कर दीजिए, वो बुढ़ापे में आपको निकाल देगा, ये करेगा वो करेगा। मिलो मेरे किसी और जानकार से, उससे कहो अनुभव बहुत कैरेक्टरलेस आदमी है, ये है वो है, झौली भर का कहो, और वो मेरा खास हो, तो तुम्हारी बात को रत्ती भर भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरा हिस्सा नहीं हो, तुम केवल और केवल मेरे एज अ स्टूडेंट हो। किसी को काटने के लिए उसका हिस्सेदार होना पड़ता है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। तुम्हारे घर में हम बंटवारा नहीं करवा सकते। तुम्हारे घर में अगर बंटवारा करना होगा तो तुम्हारा ही कोई अपना जिम्मेदार होगा जो सबसे खास होगा तुम्हारा। इसका पूरा सिद्धांत यह है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को काटना चाहता है तो इस नंबर को जो काटना चाहता है इसको पहले वाले नंबर का एक फैक्टर होना पड़ेगा, एक हिस्सा होना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4,
तो इसका साफ मतलब है कि अगर हम 4 के टुकड़े करें तो उसमें 2 शामिल होगा। हम 4 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2। तो क्या इस टुकड़े में 2 शामिल है कि नहीं? अगर हम 12 को तोड़े और हम कहते हैं 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12, तो पक्की बात है 12 का जिस दिन आप फैक्टर करोगे उसमें 4 कहीं ना कहीं शामिल होगा ही होगा। अब किसी के दिमाग में आए 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और वो कैसे में तो 4 आया ही नहीं, आया ना? आप 6 को जरा तोड़ करके देखो, 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 2, और 2 दूनी 4। तो जिस दिन 12 का टुकड़ा किया गया क्या उसमें 4 शामिल हो गया कि नहीं? अच्छा, क्या इस 12 के टुकड़े में 3 भी शामिल है कि नहीं? और जैसे आपको इस फैक्टर में 3 नजर आया, लिख देना 3 इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ, ये हम लिख सकते हैं। तो सिंपल सा एक सिद्धांत निकल करके आता है कि 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12, देन 4 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 12। तो 4 12 का एक टुकड़ा जरूर होगा। अब जनरली इसको बोलें, इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, अगर ए वो संख्या है जो बी को काटती है, तो बी का फैक्टर करने पर उसमें हर हाल में कौन शामिल होगा? ए शामिल होगा, यानी ए मस्ट बी द, दिस इंप्लाइज दैट ए मस्ट बी अ फैक्टर, ए मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ बी। और उल्टा पढ़ो जरा, अगर ए बी का कोई फैक्टर है, यानी बी के टुकड़े करने पर उसमें ए शामिल है, तो क्या ऊपर वाली बात सही होगी कि नहीं? तो ये रिलेशनशिप किसका है? इंप्लाइज एंड इंप्लाइज है। बस एक शर्त याद रखना, बस जो बहुत नॉर्मल शर्त है, हम लोग जानते हैं, जिससे आप भाग लगाते हो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से डिविजिबिलिटी नहीं की जा सकती है। क्लियर है ये बातें? लिखा जाए। अब की हमारे यहाँ 5th सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर नंबर थ्योरी चलेगा, तय कर लिए कल। एक था टेंसर डीजी, अब तक एलपीपी एलपीपी चल रहा था। अब 5th सेमेस्टर में 2 ऑप्शनल पेपर लगाए हुए हैं, 6 में चले जाएंगे वापस एलपीपी पे। इसमें लगा दिया नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, वो एलपीपी का हिस्सा है, जो एमएससी में चैप्टर चलता था वो यहाँ आ गया है। नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, और दूसरा है टेंसर एंड डीजी। नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी पकड़ लिए, अब उसी को पढ़ाएंगे। उसका फायदा ये है अलजेब्रा में काम आएगा। टेंसर डीजी से हमसे क्या लेने देना है? एमएससी में जिस वक्त कॉस्मोलॉजी पढ़ी जाएगी, वहां टेंसर डीजी मजबूरी में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, फिर टेंसर पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो फायदे का पेपर अब आ गया। सेमेस्टर के ना पेपर बड़े अच्छे लगे हैं, बस टाइम यूनिवर्सिटी दे दे तो मजेदार है। लिखना, एन इंटीजर, एन इंटीजर, एन इंटीजर स्मॉल ए, ठीक, इज सेड टू बी, कहा जाता है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई एन इंटीजर, एन इंटीजर बी डज नॉट इक्वल टू 0। घबराना मत, समझाए उल्टा थे, लिख उल्टा रहे हैं। अब तक मैंने कहा ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, अब हम क्या लिख रहे हैं? एन इंटीजर ए इज सेड टू बी डिविजिबल बाई एन इंटीजर बी। ये इंटीजर ए बी से कटता हुआ कहा जाएगा, तो जिससे आप काट रहे हो वो आपका कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इज सेड टू बी डिविजिबल बाई एन इंटीजर बी इफ, यदि, यदि if there exist an integer, there exist an integer small m, अगर यहां पर एक इंटीजर स्मॉल m ऐसा हो, सच दैट, जो इस प्रकार हो कि b कैन राइट a इज इक्वल टू b इंटू m। सहमत हो? नहीं? सुनो, आपने कहा a में b से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा, और अगर a में b से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा तो रिजल्ट में यहां पर कोई इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? इसी बात को यहां लिखा गया है, एन इंटीजर स्मॉल a said to be divisible by another integer b which does not equal to 0 if there exists an integer m। अगर यहां पर एक और इंटीजर, तीसरा इंटीजर m एग्जिस्ट करे, जो इस प्रकार हो कि b कैन राइट a इज इक्वल टू b इंटू m। अब जरा देखो, a अपॉन b, रिजल्ट में कौन आया? m, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या a इज इक्वल टू b इंटू m है। अब इससे क्या समझ में आता है? दिस इंप्लाई, ऐसे एरो लगा देते हैं, या दिस इंप्लाइज दैट b, उल्टा बना रहे ना, दिस इंप्लाइज दैट b इज अ फैक्टर, b इज अ फैक्टर ऑफ a। b वो नंबर है जो a का एक फैक्टर है, यानी एक टुकड़े करने पर उसमें b शामिल होता है, डिनोटेड बाई, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाई। इसको डिनोट किया जाता है कैसे? b इज द डिवाइजर ऑफ
ए, जिससे आप काट रहे हो उसको पहले लिखते हैं, b इज द डिवाइजर ऑफ a। कई बार पता है, कई बार किताबें ये लाइन ऐसे तिरछा बना देती हैं, और b इज द डिवाइजर ऑफ a मत बनाना, क्योंकि ये लाइन तुम्हारे लिए बड़ी, कह सकते हो ना, बहुत आसानी से यूज करते हुए चले आए हो। अगर तुमको याद हो 4/2 लिखते चले आए हो, हाँ या ना, तो ये तुमको दिक्कत दे देगा। तो तुमको समझ में आएगा b/a लिखा गया है, तो ये मत अप्लाई करना बिल्कुल भी। ऐसे पढ़ना, सीधी लाइन में इधर जो लिखा जाता है उससे आप डिवाइड लगाते हो, इधर जो लिखा जाता है उसमें आप डिवाइड लगाते हो। b इज द डिवाइजर ऑफ a। b वो संख्या है जो काट देती है किसको, a को, पूरा पूरा काटती है। और जिस दिन इस पे ऐसे कट लग जाएगा उस दिन b इज नॉट द डिवाइजर ऑफ a हो जाएगा। नोट करो। यहां लिखना स्टार बना करके। इन अदर वर्ड वी कैन से, इन अदर वर्ड वी कैन से, दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से, अच्छा m कोई इंटीजर है, m कोई इंटीजर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही कुछ होगा। तो b इंटू 1, पहाड़ा पढ़ो, 2 1 के 2, b इंटू 2 2 दूना 4, b इंटू 3 2 3 6, तो b इंटू m, यानी b का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा, m बार पढ़ा। तो आप ये कह सकते हो a इज अ मल्टीपल ऑफ b, a कुछ और नहीं है। अगर a b का ही मल्टीपल है तो पक्की बात है a में b से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। क्लियर है? लिखना, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट a इज अ मल्टीपल ऑफ b। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट a इज अ मल्टीपल ऑफ b। a वो है जो b का मल्टीपल है। ठीक हो गया। अब स्टार बना करके लिखना, इफ, यदि, इफ b is not a factor of a, if b is not a factor, not a factor of a, अगर b a का फैक्टर नहीं है तो, अच्छा b अगर a का फैक्टर ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है b a को कभी काट नहीं पाएगा, तो देन b इज नॉट डिवाइजर ऑफ a। पढ़ा यही जाएगा। लिखना चाहो तो वैसे बड़े हो यार ना, इतना नॉर्मल है तुम लोगों के लिए। ये बच्चों को लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखें, रीड एज b इज नॉट डिवाइजर ऑफ a। फिर भी कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, b इज नॉट द डिवाइजर ऑफ a। हुआ? एग्जाम्पल लेना, आमतौर पे नंबर थ्योरी ना अलग पढ़ाई जाती है, लेकिन आईआईटी जैम में इतनी ज्यादा नंबर थ्योरी की जरूरत नहीं है कि हम इसको अलग से बाकायदा एक और कॉपी बनवाएं ना। ये ग्रुप थ्योरी के शुरुआत में ही आ जाए, बस एक बार आ गई ना, जीसीडी वगैरह हल्का फुल्का मामला अपने को देखना है, वही उतना देख लेंगे। अगर यही सीएसआईआर नेट का होता तो सीएसआईआर नेट में प्रॉपर एक कॉपी बनानी पड़ती केवल नंबर थ्योरी के लिए, या अलजेब्रा में ही शुरुआत में पूरी नंबर थ्योरी पढ़ा देते, उसके बाद हम अलजेब्रा की शुरुआत करते। लेकिन चूंकि जैम में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वगैरह तक का ही हिस्सा लेंगे, तो उतने तक को ही रखना है। बाद में किसी और की जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, तब तक ऐसे ही चल रहे हैं। लिखना एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे कुछ भी ले लो, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 32 एज देयर एग्जिस्ट 16 सच दैट, क्या लिख सकते हैं बोलो, 32 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 16। सहमत हो? 16 दूनी 32। अच्छा, फिर इसी तरह से दूसरा लिख देना, दूसरे में 4 इज द डिवाइजर ऑफ 16 एज देयर एग्जिस्ट 4 सच दैट वी कैन राइट 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। जो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम ब्रैकेट के अंदर में लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, भाग आप केवल जीरो से नहीं लगा सकते, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे लगा सकते हो। तो थर्ड एग्जांपल पर लिख लेते हैं, -3 इज द डिवाइजर ऑफ 12, कैसे, एज देयर एग्जिस्ट, बोलो क्या एग्जिस्ट करेगा, -4, देयर एग्जिस्ट -4 सच दैट वी कैन राइट 12 इज इक्वल टू, अच्छा हाँ सही में -3 से डिवाइड लगा रहे हैं, -4 कैसे आएगा, क्या आएगा -4 बताओ, -3 से लगा रहे हो, -4 आएगा, +4 आएगा, -4 आएगा, पक्की बात। हाँ, अरे
अब इधर कौन है, +12, माइनस माइनस प्लस, कोई टेंशन नहीं है। चौथा, 4 is not the divisor of 15 as 15 is not a multiple, 15 is not a multiple of 4। 15 चूंकि 4 के मल्टीपल में शामिल नहीं है, 4 के मल्टीपल में 4 1 के 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 15 कहीं आया ही नहीं, तो इसीलिए 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ कितना होगा, 15 होगा। हुआ, नोट लगा रहा, नोट, नोट में पहला लिखना, पहली बात, ठीक। इफ अगर ऐसा हो b इज द डिवाइजर ऑफ a, देन पक्की बात है अगर b a को काट रहा है तो माइनस b भी a को काटेगा ही काटेगा, देन माइनस b आल्सो डिवाइजर ऑफ a। इफ b इज द, जैसे हम कहें 3 12 को काटता है तो -3 भी 12 को काटता है, 4 16 को काटता है तो -4 भी 16 को काटेगा ही काटेगा। हाँ, रिजल्ट जो पॉजिटिव आ रहा था वही रिजल्ट अब क्या आना चालू हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक बात ये, फिर अगली बात नोट नंबर 2 में आना, नोट नंबर 2, a इज द डिवाइजर ऑफ 0 फॉर ईच इंटीजर, फॉर ईच इंटीजर, फॉर ईच इंटीजर a डज नॉट इक्वल टू 0। आप इस दुनिया में एक जीरो को छोड़ करके जो मर्जी वो इंटीजर उठा लो, वो जीरो को हमेशा काटेगा ही काटेगा। मतलब समझे, जरा मल्टीपल वाले हिस्से में बताओ, जैसे मैंने कहा 3 इज द डिवाइजर ऑफ 12, इट मींस 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो जिसमें भाग लगा रहे हो वो जिससे भाग दे रहे हो उसका मल्टीपल बन गया, तो आप ये कहोगे 0 इज द मल्टीपल ऑफ a, कह सकते हो, हाँ बिल्कुल, 0 कैन बी रिटन एज a इंटू 0, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला लिखना, अच्छा, इस दुनिया में 0 ऐसा है जो हर इंटीजर से कट जाएगा, दो बातें बता रहे हैं, इस दुनिया में 0 ऐसा है जो किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से कट जाएगा, और इस दुनिया में 1 ऐसा है जो किसी भी इंटीजर को काटने का दमखम रखता है। ब्लॉकिंग यूनिट होती है बस, सबसे जो कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक, आप उसी से तो सब कुछ बना रहे हो, आप 1 से ही 2 बनाते हो 1 + 1 करके, 1 से 3 बनाते हो 1 + 1 + 1 करके, ठीक, आप 1 से ही बाकी सारे लोगों को बनाते हो, 1 के पास इतना दम कर, इवन 0 तक को भी कौन काट देगा, 1, यहां रोक है। a इज द डिवाइजर ऑफ 0, मतलब दुनिया का हर इंटीजर 0 को काट देगा सिवाय ये क्या ना हो, 0 ना हो, और दुनिया के किसी भी इंटीजर को इवन खुद 0 तक को कौन काट देगा, 1 काट देगा। तो अगला लिख देना थर्ड में, 1 is the divisor of a for all small a belong to the integer set z। दुनिया के किसी भी इंटीजर के लिए 1 उसके लिए डिवाइजर का काम करेगा करेगा, 1 is the divisor of a। बेसिक बेसिक बातें हैं। चौथी बात लिखना इसी में, चौथी बात, a is the divisor of a for all a belong to the z0। z0 का मतलब जानते हो, 0 को छोड़ करके बस, ठीक, दुनिया का कोई भी इंटीजर हमेशा खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा, डजंट मैटर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवी बात, सब नोट में डाल रहे हैं, पांचवी बात आ रही है, ठीक, इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b, अगर a b को, अब ये याद रखना हम यहां पर बार बार इस बात को नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज कायदा तो यही है कि हम हर बार उसको लिखें, लेकिन फिर भी यहां हम जितनी बात कर रहे हैं वो सब हम इंटीजर इंटीजर कर रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा बिल फट रहा है डिविजिबिलिटी इन इंटीजर्स के नाम पर, यहां पर कोई भी नॉन इंटीजर शामिल नहीं है, ये बात दिमाग में बैठा करके रखना, ठीक, या लिखते ही चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी भी।
इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, अगर ए बी को काटता है तो बी के आप जितने मल्टीपल तैयार करोगे ए उन सबको काटेगा। तुम सोचो, इफ ए इंक्लूडेड इन द फैक्टर ऑफ बी, अगर ए खुद बी के फैक्टर में इंक्लूड है तो बी अपने जितने मल्टीपल तैयार करेगा वो अपने मल्टीपल तैयार, कोई अपना ही मल्टीपल तैयार करेगा तो उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा? तुम अपने घर पे फंक्शन कर रहे हो, खुदे नहीं रहोगे, तुम ही ने फंक्शन ठाना हुआ है, दूल्हा कहे हमको ब्याह करना है, दुल्हन कहे हमको ब्याह करना है, वही दोनों मंडप से गायब हो जाए, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब पंडित कहे हमको कथा बांचने के लिए जाना है और पंडित गायब हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर आप टीचर हो, पढ़ाने के लिए जा रहे हो, कहो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप क्लास से ही गायब हो जाओ, कह दो मैंने पढ़ाया था, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो अगर आप खुद हो और आप अपने जितने मल्टीपल तैयार कर रहे हो तो उसमें आपका शामिल होना कंपलसरी हो जाएगा, रहोगे। तो अगर हम कह रहे हैं इफ ए इज द फैक्टर ऑफ बी, तो अब बी के जितने मल्टीपल आप बनाओगे उसमें सब में बी शामिल रहेगा, और जब सब में बी शामिल रहेगा तो बी को किसने बनाया है? ए ने। ए इज द फैक्टर ऑफ बी, तो ये सब का फैक्टर हो गया कि नहीं? तो कहते हैं इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ बी देन ए इज द डिवाइजर ऑफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, वो बी के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यानी a is the divisor of b, then a is the divisor of b into c for every c belong to the z, किसी भी इंटीजर के लिए लिखना इस बात को। if a is the divisor of b then a is the divisor of b into c for all a comma b comma c belong to the z where, जहां पर शर्त लगा देते हैं a does not equal to z, लिख दे रहे हैं, काहे किसी को मौका मिले ये कहने का कि उसको लिखा ही नहीं गया। शब्दों में लिखना चाहो तो शब्दों में लिख सकते हो, इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b देन a इज द डिवाइजर ऑफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है इतनी। अगर तुमसे कोई इसको प्रूफ करने को कहे कर सकते हो, करा नहीं रहे, पूछ रहे हैं। अगर कोई के इसको प्रूफ करो तो कर सकते हो, कैसे? बोलो, हम लिखते जाएं। सही बात। फिर दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे? सी से। सही बोल रहे हो, क्या इतना हिचक रहे हो? a इज द डिवाइजर ऑफ b, ऐसे प्रूफ दिखा दे रहे हैं हल्का सा। इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b दिस इंप्लाइज दैट b a b को काट रहा है तो a b का फैक्टर होगा। अच्छा, मैंने ऐसा लिखा हुआ, इससे कंफ्यूजन तो नहीं हो? डिफिनीशन में क्या लिखे हैं? डिफिनीशन में b इज द डिवाइजर ऑफ a लिखे हैं, हाँ या ना? तो कंफ्यूज मत होना। अब यहां पर हम उस पैटर्न पर आ गए ना जो हैबिचुअल है, जिसके a इज द डिवाइजर ऑफ b, a वो संख्या है जो b को काट रही है, इसका मतलब ये हो गया a इज द मल्टीपल ऑफ b, कि b इज द मल्टीपल ऑफ a, b इज द मल्टीपल ऑफ a, क्योंकि a काट रहा है b को। तो दिस इंप्लाइज दैट b कैन बी रिटन एज a इंटू m फॉर सम m बिलोंग टू द इंटीजर सेट z। सहमत हो? दोनों साइड c का मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट b इंटू सी कैन बी रिटन एज, a को यहीं रखो और c इंटू m को कर दो, वेयर, जहां पर c बिलोंग टू द इंटीजर सेट z। और कोई भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, c जीरो होगा नॉन जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताओ तुम, क्या ये जो आया c इंटू m इंटीजर था, c इंटीजर है, तो क्या ये बिलोंग टू द z हो गया कि नहीं हो गया? तो b इंटू सी इज ऑल्सो अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a, शामिल हुआ? या ये कहो bc के फैक्टर में क्या a शामिल हुआ? आपने इसके दो फैक्टर किए, a इंटू cm, और उसमें एक फैक्टर कौन है? a। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ b इंटू। क्लियर हुआ? ये 3 लाइन का प्रूफ आता है, और कुछ नहीं। मन हो 3 लाइन लिखो, ना मन कोई टेंशन नहीं, बेटाएं। क्या है ना, काफी सारी चीजें ऐसी है ना जो बिल्कुल हैबिचुअल है, उसको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लो स्टेटमेंट मिटा दिए, बचा है। लेकिन याद रखना इसका मतलब क्या है। हाँ, ये ना करना, कई बार ऐसा होता है लिखी गई चीजों के मायने बाद में पता होता नहीं चलते हैं, लेकिन अब ये जाने रहना
a इज द डिवाइजर ऑफ b, इट मींस a इज द डिवाइजर ऑफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, उसका कोई भी मल्टीपल तैयार होगा। बड़ा सिंपल सा यार। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4, अब 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 4 दूनी 8, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 8, फिर 4 तिहाई 12, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 12। आप जितना आगे जाओगे सब में 2 आपका शामिल रहेगा। अगले पर लिखना सबसे मेन ट्रांसिटिविटी, a is the divisor of b, b is the divisor of c, then a must be the divisor of c। लिखना 6, if a is the divisor of b and b is the divisor of c, this implies that a is the divisor of c। प्रूफ में तुरंत का बता सकते हैं, a b को काटता है, इसका मतलब a is a factor ऑफ बी, बी सी को काटता है, बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। सोचो सी के टुकड़े में कौन शामिल है, सी के टुकड़े में कौन शामिल, बी। अब जब सी के टुकड़े में बी शामिल है तो बी का भी टुकड़ा मार दो वहीं पर, अब बी का टुकड़ा मारे तो कौन शामिल हुआ, ए, यानी सी के टुकड़े में कौन शामिल है, ए। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ। एक तो ये होता है थ्योरेटिकल लिख देना, दूसरा हम तुमको बता दे रहे हैं, तुम लिखो ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं, बस खाली हम इसको ऐसे रफली आइडिया पे दिखा दे रहे हैं। सबसे पहली बात हम लिखते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेना, और a is the divisor of b, a is the divisor of b, it means b can be written as a into m। सहमत हो? अच्छा, फिर हमने लिखा b is the divisor of c, तो इसका मतलब क्या हुआ, c can be written as b into n, जहां m और n कौन है, इंटीजर है। अब आप एक काम करो, b की जगह पर क्या रख दो, am, तो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू am और इंटू कितना, n, और आप इनको अलग कर दो, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू a m n। अच्छा, m इंटीजर तो mn कितना हुआ, इंटीजर, और यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ। क्लियर हुआ? तो ऊपर का ये हो, नीचे से ये हुआ, जो मर्जी वो आप कर सकते हो। क्लियर है? मिटाया जाए। इस नियम को ट्रांसिटिविटी बोलते हैं, संक्रमकता का नियम। दिमाग दौड़ाना, एवरी इंटीजर इज द डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ एक्सेप्ट 0। हाँ या ना? ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है? बुक, ए इज द डिवाइजर ऑफ ए, एवरी इंटीजर डिवाइड इटसेल्फ, और ये ट्रांसिटिविटी ये है नालायक, ये a is the divisor of b, b is the divisor of c, a is also the divisor of c। ट्रांसिटिव ये हुआ, ट्रांसिटिव का मतलब संक्रमक बीमारी, बीमारी तरफ फैल रही है, संक्रमण है, एक से दूसरे में गई, a ने b को काटा, b ने c को काटा, a का हम भी c को काट ही देंगे। आप बताओ, ये ट्रांसिटिविटी है। पहला क्या है, a is the divisor of a for every non zero a belong to z। रिफ्लेक्सिविटी, दो नियम हो गए, पहला कौन सा, रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा कौन सा, ट्रांसिटिविटी, एक कौन बचा, सिमेट्रिसिटी। अगर सिमेट्रिसिटी हो गई ना तो डिविजिबिलिटी का नियम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए तीन ही चीज तो होती है, पहला क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, को हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिसिटी, इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, बी इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ ए, और क्या ये पॉसिबल है, नहीं। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4 बट 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 2। क्या सिमेट्रिसिटी होल्ड हुई, नहीं हुई, तो क्या डिविजिबिलिटी का नियम इक्विवेलेंस बनेगा, नहीं बनेगा। 3 बन जाता तो हो जाता, लेकिन ये तीनों होने वाले। क्लियर हुआ? चलो शुरुआत करते हैं। ऐसे ही होता है ना, कुछ और नहीं है, केवल और केवल बस दिमाग खोल करके रखना होता है कि कल तुमको ताजुब होगा, एमएससी का वाइवा चल रहा था, एमएससी के वाइवा में अब ऑपरेशन रिसर्च का पेपर हम ही पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ही पूछेंगे। और आई थिंक ना जितने पढ़ाए हैं, चाहे बीएससी में चाहे एमएससी में, फिजिकल इंटरप्रिटेशन सब पर बोले हुए हैं, किसी पर इनकार नहीं है। हाईएस्ट पेनाल्टी क्यों चुनते हैं, इसका जवाब नहीं था लोगों के पास, कि हाईएस्ट पेनाल्टी क्यों चुनते हैं। वो छोड़ो, स्लैक सरप्लस वेरिएबल नहीं था, हम क्या, हमारे पास 10 आदमी है जिनका इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे किस वेरिएबल में आएंगे। बाद में ये भी कह दिया अनयूज्ड रिसोर्सेज है, स्लैक आएगा कि सरप्लस आएगा, एक लोग कह रहे हैं सर आर्टिफिशियल आएगा। अब उनको कौन समझाए, महाराज क्लास पढ़ाते वक्त ना गटई फाड़ के चिंगाड़ करके कहे हुए थे, आर्टिफिशियल का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता,
आर्टिफिशियल बस एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, नहीं पता है। उनसे पूछ रहे हैं असाइनमेंट के 3 मेथड बताओ, असाइन 3 नहीं, हम कहे असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो बताओ मेरे को, असाइन करना है। करें नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल इस्तेमाल किया जाता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है और बोगल्स अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल किया जाता है। हम कहे बेस्ट कौन सा, कहे बोगल्स है। अब उनको ये नहीं पता तीनों मेथड वे किसके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं। एक से पूछा गया ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट के बीच का फर्क क्या है, नहीं पता, वो भी नहीं पता। ये लोग एमएससी कर रहे हैं तो इनको तो कोई क्या कहेगा। तो ऐसे ही ना जब पढ़ाया जा रहा होता है उस वक्त ना आंख नाक कान एकदम खुला होना चाहिए। सोचो असाइनमेंट में एक बड़ी तगड़ी शर्त होती है, जितने आपके पास जॉब है और जितने आपके पास आदमी है दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स बने एक, दूसरा एक से यही पूछे थे हमके असाइनमेंट की प्रॉब्लम में खाली तुम हमको रेस्ट्रिक्शंस बता दो, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस फॉलो होनी चाहिए तो ही आप असाइनमेंट की प्रॉब्लम करोगे। तो उसको बोलना था n पर्सन है तो n जॉब होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त आपके पास यही लगती है कि जितने आदमी है और जितनी जॉब है हर आदमी को हर जॉब आनी चाहिए, हर आदमी को हर एक जॉब आनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं असाइनमेंट तलाश करते हैं कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा। अब ये बताओ एक तरफ वकील है, एक तरफ वकील है, एक तरफ गुंडा है उसको झगड़ा करना है, वकील को मुकदमा लड़ना है, एक तरफ पुलिस है उसको मामला दर्ज कराना है, ठीक। और 3 जॉब आपके पास है, क्या वकील खेत जोतने का काम कर पाएगा? आपके पास काम मौजूद है खेत जोतने का, आपके पास काम मौजूद है टाइपिंग का, वकील ना तो खेत जोत पाएगा ना तो टाइप कर पाएगा, क्योंकि उसको दोनों काम, वो पर्टिकुलर यहां मैथ की दुनिया में सिर्फ वकालत के लिए रखा गया है। तो जॉब तो आपके पास 3 है लेकिन ये तीनों आदमी एक को काम नहीं कर सकते, असाइन करोगे है तो एन पर्सन एन, आपके पास एन पर्सन है एन जॉब है, लेकिन उसके बाद भी ये असाइनमेंट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। असाइनमेंट में तुम याद करो जितने एग्जाम्पल करवाए हैं सब में ये होता था 5 टाइपिंग की जॉब है तो 5 आदमी टाइप करने वाले थे, सबकी स्पीड अलग अलग थी, यानी पांचों टाइप करते थे। ऐसा कहीं नहीं हुआ है जब आपने कहा है कि फला आदमी, आप ये कहते तो फला आदमी फला जॉब को नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता का सेंस ये था क्योंकि वो उस काम को करने में इतना वक्त ले लेता कि वो वक्त इतना ज्यादा होता मुझको नुकसान बैठता, इसलिए ये था। तो असाइन करते पर्टिकुलर कोई मशीन किसी जगह पर नहीं लगाई जा सकती, बस इतना ही तो कहा जाता था। ये कभी थोड़ी ना कहा कि उस काम के बस का नहीं है उसका। लेकिन नहीं, ये लोग एमएससी कर रहे हैं, ताज्जुब होता है ये लोग एमएससी कर रहे हैं, नंबर पाए, नंबर की कोई टेंशन नहीं है। और हम पढ़ाने वाले हैं, हमको बस यही खराब लगता है एक एक बात चिल्ला चिल्ला करके बताओ, उसके बाद में जब पूछा जाएगा तो जवाब नहीं आता है। तो बस रीजन यही होता है, बताए जाते वक्त ना दिमाग कितना एक्टिव हो रहा है और कुछ नहीं। अगला लिखना ट्रांसिटिविटी हो गया, इसके बाद लिखना हाँ डबल स्टार करके लिखना इफ a comma b belong to the natural number set n, अगर a और b दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, कहीं और से नहीं नेचुरल की दुनिया से ले रहे हैं, और इसके साथ ही साथ देन a is the divisor of b comma b is the divisor of a implies and implies that a is equal to b। नेचुरल की दुनिया में अगर a इज द डिवाइजर ऑफ b है, a वो नंबर है जो b को काटता है, b वो नंबर है जो a को काटता है, दोनों नंबर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब b बराबर कितना होगा a। लेकिन याद रखना ये सिर्फ नेचुरल की दुनिया में होगा, इंटीजर की दुनिया में नहीं, वहां कहानी बदल जाएगी। वहां दोनों बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखना 3 इज द डिवाइजर ऑफ -3 and -3 is the divisor of 3, but this does not implies that 3 is equal to -3, ये पॉसिबल नहीं है। तो नीचे लिख देना this property does not hold in the set of integers, this property does not hold in the set of integers। एग्जाम्पल ये चिपका देना, एग्जाम्पल this property does not hold in the set of integers, this property does not hold in the set of integers। ये प्रॉपर्टी इंटीजर की दुनिया से पूरी तरह से बाहर है, उधर होल्ड आप नहीं करा सकते हो। एग्जाम्पल यही लिख लो। पॉजिटिव की दुनिया में चूंकि दोनों पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है दोनों बराबर होने तय बात है। अच्छा ये बताओ, अब तुम ऐसे एग्जाम्पल से तो कह दोगे 2 इज द डिवाइजर ऑफ 2, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 2। हम कह रहे हैं ए और बी को अलग अलग लेकर के साबित करो, कर सकते हो, ए और बी को अलग अलग लेकर के साबित करना हो,
ए इज द डिवाइजर ऑफ बी इज द डिवाइजर ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। कैसे दिखाओगे? बोलो, हम लिखते जाएंगे। अब कुछ तो दिमाग तुम लोगों को चलाना पड़ेगा। प्रूफ नहीं लिखाएंगे, लेकिन जो हल्की चीजें हैं वो जरूर आनी चाहिए। चलो लिखते हैं, बोलो। A is the divisor of B. This implies that B can be written as A into M. अब B is the divisor of A. This implies that A is equal to B into N. अब बोलो। मुहाने पे लाके खड़ा कर दिए, एक गलती कर दी, उसी की वजह से गड़बड़ाओगे। वही गलती बचा लो तो आंसर आ चुका है। वो नेचुरल की दुनिया में जीरो आएगा नहीं। नहीं पकड़ पाए? सुनो, बस यही लिख देते हैं, यही लिख देते, बस बच चुके। एम और एन जो आएंगे वो भी क्या आएंगे? नेचुरल ही। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो और पूरा पूरा कट रहा है, तो रिजल्ट में क्या कभी नेगेटिव चढ़ेगा? नहीं। जीरो चढ़ेगा? नहीं। तो क्या चढ़ेगा? नेचुरल चढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब सोचो यहां से क्या पाओगे? यहां से तुम पाओगे दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, बी की जगह वैल्यू रखो ए एम और इनटू कितना? हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू ए एम इंटू एन। सहमत हो? और क्या ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा? क्योंकि नेचुरल है तो जीरो तो होगा नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट एम इंटू एन इज इक्वल टू कितना हुआ? वन। दुनिया में दो लोगों का प्रोडक्ट वन, दो इंटीजर का प्रोडक्ट वन केवल और केवल दो बार आता है और नहीं आता। m इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन, रिजल्ट विल बी वन। m इज इक्वल टू माइनस वन, n इज इक्वल टू माइनस वन, रिजल्ट विल बी वन। लेकिन m और n दोनों कौन है? नेचुरल। तो इसका मतलब नेगेटिव हो नहीं सकते। यानी दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू वन। अब जरा m बराबर n वन करो, यहां रखो m इज इक्वल टू वन, b बराबर a, यहां रखो तो a बराबर। होल्ड कर गया। क्लियर हुआ कि नहीं? छोटे छोटे प्रूफ हैं, बड़े जरूरी हैं। एक लाइन पे ऐसे आते हैं, मतलब एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन कोई तुमसे ऐसे सामने से पूछ सकता है तो तुम्हारा जवाब यही होगा। चले मिटाया जाए? अब याद रखना लेकिन, ठीक? चलो अगली बात सुनना। सुनो, अगला रिजल्ट है, अगर ऐसा हो इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b, a किसी नंबर को काट रहा है, एंड a इज द डिवाइजर ऑफ c, a किसी दूसरे नंबर को भी काट रहा है। अब एग्जांपल समझना, जैसे हम कहें 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4, पक्की बात है, और 2 इज द डिवाइजर ऑफ 16, ये भी पक्की बात है। तो पता है 4 और 16 के आप जितने मल्टीपल तैयार करोगे और मल्टीपल तैयार करके जितने लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे, दो उनको भी काटेगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4m और दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द डिवाइजर ऑफ 16n। किसके लिए? फॉर ऑल m बिलोंग टू द इंटीजर सेट z और फॉर ऑल n बिलोंग टू द इंटीजर सेट z। जीरो हो मेरे से उससे कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव उससे भी कोई फर्क नहीं, आपको साबित कर चुके हैं। इफ a is the divisor of b, then a is the divisor of any integral multiple of b, कहा जा चुका है। इनको किया तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 2 is the divisor of any linear combination of these two, यानी 4m plus 16m, इनको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। रीजन सुनो क्यों करेगा। 2 is the divisor of 4m, इट मीन्स 2 is the factor of 4m। सहमत हो कि नहीं? वो भी छोड़ो, आप m भी छोड़ दो। 2 is the factor of 4, सहमत हो कि नहीं? 2 is the factor of 16, सहमत हो?
तो यहाँ ये 4 में से 2 कॉमन आएगा, 16 में से 2 कॉमन आएगा, ये पूरा 2 का मल्टीपल हो गया और 2 का मल्टीपल 2 से कैंसिल आउट होगा ही होगा। अब इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, इफ a इज द डिवाइजर ऑफ b, a इज द डिवाइजर ऑफ c, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ bm plus cn for all m comma n belong to the integer set. If a is the divisor of b, a is the divisor of c, then a is the divisor of any linear combination of a, b and c. इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ? चलो शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखना, then a is the divisor of bm plus cn, then a is the divisor of bm plus cn for all m comma n belong to the integer set z. उस दुनिया के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जो इंटीजर्स को लेकर के बनाए जाएंगे उसको भी वो डिवाइड करेगा ही करेगा। अच्छा ये गजब है ना, पसीना लग जाता है हाथ पे तो अपना ही मोबाइल अपने को नहीं पहचानता है। प्रूफ मांगे तो बता लोगे? ऐसे तो दिखा दिए। प्रूफ बोलो बोलो। अभी हम गर्दन हिलाने पे नहीं जाने वाले, तुम लोग कहोगे हो जाएगा तो बिना बताए निकल जाएंगे। लिखा नहीं रहे लेकिन बताएंगे प्रॉपर वे में। बोलो क्या लिखे? A is the divisor of B. This implies that B can be written as A into S. लिख दिए कोई भी है जहां पर where small s belong to the integer set Z. अगला बोलो, A is the divisor of C. So this implies that C is equal to A into T where T belong to the Z. अब बोलो, नकल मारो अकल से, इसी बोर्ड पे जवाब है। अब थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, बोलो जरूर, सोच करके जवाब दो। अगली लाइन क्या चले? चलना चाहिए इस पे दिमाग। ना एक को ही तो बचा करके रखना है, ए लास्ट तक बचा रहेगा, तभी तो हम कहेंगे ए इज द डिवाइजर ऑफ एनी इंटीग्रल एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। वही खत्म कर देंगे ए की वैल्यू निकाल के, तो कहां से होगा? वही तो बचाना है सबसे मेन। दो मिनट अर्पित रोको, 2 मिनट रोको, हाँ इसको रोक दो 2 मिनट। क्या करें? किससे? ऊपर m से, हाँ बस यही इतना पकड़ना था। दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिख रहे हैं बी एम इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में एम एस, उसको उधर ही बैलेंस करना, और नीचे वाले में n से, तो सी एन इज इक्वल टू ए एन टी। अब बताओ दोनों को क्या किया जाए? जोड़ दें प्लस, तो ये कितना हुआ? बी एम प्लस कितना? सी एन इज इक्वल टू ए, और ये कितना? एम एस प्लस एन टी। ऑब्वियस सी बात है ये भी कौन होगा? इंटीजर। एम इंटीजर, एन इंटीजर, एस इंटीजर, टी इंटीजर, तो ये पूरे मकर जाल भी कितना हुआ? इंटीजर। और अब bm प्लस cn के 2 फैक्टर में एक फैक्टर कौन है? a। इसका मतलब साफ है a इज द डिवाइजर ऑफ bm प्लस c। चल गया दिमाग? चले मिटाया जाए इसको, लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लिख लेना इसी पे ना, छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल लगा दो बस इस पे। एग्जाम्पल तुम बोलो हम लिखें। पहला, अरे कुछ भी बोलो। 2 इज द डिवाइजर ऑफ 12 और 2 is the divisor of 26. This implies that 2 is the divisor of 12m plus 26n for all m comma n belong to the integer set. क्लियर हुआ? कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव नंबर के साथ हो, नेगेटिव के साथ भी आप डील कर दो। दूसरा देखना, जैसे 3 is the divisor of 6
और 3 के बाद फिर 3 इज द डिवाइजर ऑफ -12, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 is the divisor of 6m plus -12n for all m comma n belong to the integer set z। जो मर्जी वो इंटीजर आप भरो, डिवाइड वो करेगा ही करेगा, यानी 6m माइनस 12n कर सकते हैं। अब यहां से जो सबसे ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है वो इसका पर्टिकुलर केस है। ऐसे स्टार बना करके लिखना, इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर केस सुनना, इफ यदि a इज द डिवाइजर ऑफ b, ठीक, एंड a इज द डिवाइजर ऑफ c, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज द डिवाइजर ऑफ b प्लस c एंड a इज द डिवाइजर ऑफ b माइनस, क्या किए पता है, जो जनरल स्टेटमेंट था a is the divisor of b, a is the divisor of c implies that a is the divisor of bm plus cn। पहले वाले किस्से में मैंने m बराबर 1 n बराबर 1 ले लिया और दूसरे वाले में m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू -1 ले लिया। तो अगर कोई नंबर a b को काटता है, a c को काटता है, तो दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस दोनों को डिवाइड करेगा ही करेगा। क्लियर हुआ? नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूज होता है इन पर्टिकुलर केस में। मिटाया जाए, लिखना इफ, फिर रिजल्ट इफ, अगर ऐसा हो कि इफ C कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, यानी AM प्लस B N, जहां पर M और N ऑब्वियस सी बात है सब इंटीजर ही हो रहा है, तो अब कुछ चीजें ना सीधे सीधे निकाल ले रहे हैं। एंड इसके साथ साथ D इज द डिवाइजर ऑफ A, D कोई एक इंटीजर है जो A को डिवाइड करता है, बट D इज नॉट द डिवाइजर ऑफ C। बहुत ध्यान से सुनना, C A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन है और D कोई ऐसा नंबर है जो A को तो डिवाइड करता है लेकिन C को डिवाइड नहीं करता है, तो तय बात है वो B को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि देन D इज नॉट द डिवाइजर ऑफ B। ऐसे में D कभी भी B का डिवाइजर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल पहले देख लो, इसका प्रूफ हम दिखा देंगे क्योंकि इसका प्रूफ तुम्हारे पल्ले नहीं आएगा। इसको प्रूफ करने के लिए जाओगे तो एक आध दो बार फंसोगे निश्चित तौर पर, इसलिए इसका प्रूफ दे देंगे। एग्जाम्पल पहले समझ लो, बाद में लिख लेना एग्जाम्पल अलग से, यहां पर कर दे रहे हैं, इतने पर प्रूफ निपटा देंगे। एग्जाम्पल सुनो, जैसे कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ, रफली जो तुम्हारे मर्जी वो बना दो और डी एक इंटीजर चुन करके काम कर देंगे। जैसे मान लो मैंने बनाया 28 इज इक्वल टू, दो हिस्से में ब्रेक करो ए और बी में, ये आपका कौन हुआ सी, ऐसे लिखते चल रहे हैं, ये हो गया कौन सी। अब आप इसको दो हिस्से में 28 को करो, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, अरे 28 का ये किया जाए 4 इंटू 4 सत्ते 28 होता है ना, पहले रोको 4 पंचे 20, सहमत हो कि नहीं? अच्छा, प्लस अगर 4 पंचे 20 हो गया तो 8 ही तो कम है, तो इसका मतलब अब क्या किया जाए, 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, लेकिन गौर करना इसमें एक गड़बड़ी आएगी, 4 दूनी 8 कर दिया
तो अब ऐसे में मैंने पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल, एक्चुअली मैंने 4 इंटू 7 ही लिखा हुआ है भाई। 4 को कॉमन करो, 5 2 7 ही आपने लिखा हुआ है। कुछ ऐसा करो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। रीजन है डी को आपको ऐसा उठाना है जो इसको कट करे लेकिन इसको कट ना करे। अभी आप 2 उठाओगे डी बराबर, तो इसको इसको दोनों को कट कर रहा है। आई बात समझ में? स्टेटमेंट इसी तरीके से चाहिए कि सी अगर इस तरीके से लिखा जाए ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और डी डिवाइजर हो किसका? ए का, लेकिन डी सी का डिवाइजर ना हो। तो इन दोनों पर ख्याल रखना है, ए का डिवाइजर चाहिए लेकिन सी का नहीं चाहिए। तो ऐसे में पक्की बात है डी बी को कभी भी काट नहीं पाएगा। कोई और ऐसा लेते हैं, एक काम करते हैं अपने लोग, किस पे पलट करके लिखे ऐसा कुछ 28, ये सी हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 7, 4 7 28, सीधे सीधे 4 5 20 प्लस 4 इंटू 2। अब कौन सा? अच्छा ये फ्लिप मार दिए, ऐसा वाला सीन ना, ठीक। तो इसको ऐसा लिखें, इसको पलट दें, 5 इंटू 4, ऐसा कह रहे हो। तो सुनो, अच्छा D इज नॉट द डिवाइजर ऑफ C चाहिए ना, लेकिन D किसको कैंसिल आउट करें? तो यहां पर ये आ रहा है किसकी जगह पर? A की जगह पर। ये आ रहा है किसकी जगह? M की जगह। 4 किसकी जगह पर आएगा? B की जगह पर, ठीक। और 2 किसकी जगह पर आएगा? N की जगह पर। तो यहां पर टेक D इज इक्वल टू 5। तो 5 इज द डिवाइजर ऑफ D इज द डिवाइजर ऑफ A, तो 5 इज द डिवाइजर ऑफ 5, बट लेकिन 5 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 28। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ B, और B की जगह पर कौन है? ये एग्जांपल बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही कोई और भी बना सकते हैं, जो मर्जी होना। कितना? 15 बना देते हैं, वो भी 15 का बोलो। 15 को ब्रेक करें, कितने में ब्रेक करें? 4 इंटू 3, 4 तिहाई 12, फिर प्लस 3 इंटू 1। अब ये हमारा कौन हो गया? C, ये कौन हो गया? A, ये कौन हो गया? B, और D आप जो मर्जी वो चुन लो, 2 ले लेते हैं। तो D इज इक्वल टू कितना लिया? 2, और ये कैसा है? 2 इज द डिवाइजर ऑफ 4, A को डिवाइड करता है, बट लेकिन तय है 2 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 15। तो तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द नॉट डिवाइजर ऑफ B, यानी कि 2 एग्जांपल ये हो। क्लियर हुआ? दे प्रूफ, सिर्फ एग्जांपल से चल जाएगा, ना दे प्रूफ छोड़ो। वैसे भी किसी भी नंबर थ्योरी की किताब में प्रूफ मिल जाएगा ना, वो मगजमारी वाला काम नहीं पालना है कि मतलब पथन्ना लिख करके रख लो। ऐसे ही ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा है और उसमें आप पथन्ना नाप रहे हो। 80 न्यूमेरिकल हैं, गैलियान के एक एक एक्सरसाइज में अभी वैसे ही कॉपियां भरेंगी। फालतू फालतू वाले प्रूफ से बच रहे हैं। अच्छा, अब तुमको वो रास्ता बता दे रहे ना, मल्टीपल ऐसे तैयार ही ना करो। जैसे मैंने पहले नंबर सोच लिया, फिर मैंने फैक्टर किया, ये वो काम किया, कुछ नहीं। अपनी मर्जी से ए बी सी ऐसा ले लो कि इसी शर्त को फॉलो कर रहा हो, तब भी काम हो जाएगा। हम्म जैसे रफली अगर हम लेना चाहें, 6 2 16 3 उठा लो, 6 2 16 3, और किसी ना किसी क्रम में सजाओ, सज जाएंगे। जैसे अपने उठाए 6 2 16 और 3, कॉम्बिनेशन तैयार करना है। इसको कह देते हैं ये ए है, कहते रहे कोई नंबर आप उठा लो, सजा दो बस उसको उस तरह। ये कौन है? बी, ये कौन हो गया? सी, और ये कौन हो गया? डी। तो जिससे डिवाइड लगाएंगे वो अलग हो गया, 3 से डिवाइड लगा रहे हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना है किसका? इन दोनों का। और ऐसा तैयार करना है कि कौन निकल करके आए? 16, तो 16 को इधर पटको, 16 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करो, इनका इनका, और ऐसा करो कि 16 आ जाए। बोलो कितना करें? बोलो 6 इंटू 1, 6 के 6, और प्लस 2 इंटू, अरे 2 पंचे 10,
दो पंचे 10। अब ऑब्वियस सी बात है d इज इक्वल टू 3, ये हमारा डिवाइजर ऑफ, सॉरी 3 इज द डिवाइजर ऑफ कितना है 6, बट लेकिन 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 16, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ। क्लियर हुआ? अरे तुम वो भी फ्लिप कर लो तब भी चलेगा ना, जैसे 2 और 5 को फ्लिप मार दो तब भी चलेगा, 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 5। इसलिए कह रहे हैं ना, कोई ऐसे नंबर उठा लो और मल्टीपल तैयार करने की कोशिश करो, बस ये करना सी वही उठाना जो इन दोनों से तैयार हो जाए, बस इतना ही। इसको आप जो मर्जी को आप चुनना, इसी सेंस में निकल करके आएगा। तीसरा और चिपका दो, काम खत्म। 3 एग्जाम्पल बहुत है, तीसरा और चिपकाओ, काम खत्म इसका। अच्छा, एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, ये लिख लो, तब बताना वो स्टेटमेंट सही है या वो स्टेटमेंट गलत है। बोले, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हम करें a इज द डिवाइजर ऑफ b, दिस इंप्लाइज दैट b इज लेस देन a। सही लिखा या गलत लिखा? a इज द डिवाइजर ऑफ b, a वो संख्या है जो b को काट रही है, तो पक्की बात है b लेस देन a होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मे और मे नॉट बी। अच्छा पहले तो तुम बताओ मे बी कब होगा? रुको मिटाने तो दो, अरे 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 मिटाने तो दो, दौड़ गए तुरंत खड़बड़ खड़बड़, मिल्खा सिंह हो गए। बोलो, 2 इज द डिवाइजर ऑफ -2, ठीक है, और हो तो गया, -2 इज लेस देन 2 हो गया। अब 2 इज द डिवाइजर ऑफ 2, 2 इज नॉट लेस देन 2, ठीक। अच्छा अब ये बताओ, अगर हम एक शर्त लगा रहे हैं इसके ऊपर, एक शर्त, चल ये मतलब दिमाग चल रहा है इस पे तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम एक शर्त लगा रहे हैं कि इफ, यदि a इज द डिवाइजर ऑफ b एंड b लेस देन a, आल्सो, इसके साथ ही साथ आल्सो a एंड b आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन बोलो क्या लिखें? यही रिजल्ट होगा, यही रिजल्ट। अगर a b का डिवाइजर है और b a से छोटा है, इसके साथ ही साथ a और b दोनों नॉन नेगेटिव हैं, तो आप क्या लिखोगे? दिमाग चलाओ, बता सकते हो, बहुत आसान है। b, देन b इज इक्वल टू 0, बस यही सही है। देन b मस्ट बी 0, a b को काट भी रहा है, b a से छोटा भी है, और दोनों नॉन नेगेटिव भी हैं। अब ये केवल तभी पॉसिबल है जब b क्या हो जाएगा 0। पॉजिटिव की दुनिया में अगर एक नंबर दूसरे को काट रहा है, तो जो कट रहा है वो या तो पहले वाले के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, छोटा वोटा नहीं हो सकता है। और आप नेगेटिव की दुनिया में ये बात पाते हो कि ऊट पटांग हरकतें हों, तो नेगेटिव की दुनिया से तो ऑलरेडी बाहर कर दिए गए, ए और बी को क्या लिखते हुए? नॉन नेगेटिव लिखते हुए। लिख दो रिजल्ट। अब इसी सबको उठा करके नेचुरल की दुनिया पर बांधो। अगर हम ये कह दें इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, अगर ए वो संख्या है जो बी को पूरा पूरा काट देती है, वेयर बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, देन ए नेवर बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन बी, ए कभी भी न्यूमेरिकली बी से बड़ा नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? लिख दे रहे हैं, स्टेटमेंट है इफ, अगर ऐसा हो
A is the divisor of B. A is the divisor of B, and A comma B both belong to the natural number set n. Then A never be numerically greater than B. तो A कभी भी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर B से बड़ा नहीं हो सकता है। सही या गलत? भाग देने वाली संख्या या तो बराबर हो जाती है और या तो छोटी बनी रहती है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग जाए और इंटीजर आए, ये कभी पॉसिबल नहीं। और पढ़ा क्या जा रहा है? डिविजिबिलिटी इन इंटीजर, मतलब मेरे को डिवाइड करने के बाद भी रिजल्ट क्या चाहिए? इंटीजर ही चाहिए। नोट कर लो। हम लोगों के दिमाग दौड़वा रहे हैं। अभी क्या है, सही या गलत? शब्द का खेल यही है, इसी को बोलते हैं शब्दों की जादूगरी। कुछ हो नहीं रहा। पहले स्टेटमेंट में मैंने ये चिपकाया और दूसरे स्टेटमेंट में यही गायब कर दिया। अब स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? इत्मीनान से सोच के जवाब दो, कोई जल्दबाजी नहीं। मे और मे नॉट बी। सहमत हो तुम लोग? मे और मे नॉट बी अभी भी हमेशा सही है, हमेशा सही है। अभी भी हमेशा सही है। ए नॉन जीरो है, जिससे आप डिवाइड लगाओगे वो ऑलरेडी जीरो नहीं होगा। अब वो हम लोग ना दिमाग में बैठा चुके हैं। थम गए तुम लोग। अभी भी हमेशा सही है। हाँ, अभी भी हमेशा सही है। देखो, तीन पॉसिबिलिटी होती है ना। ऑर्डर्ड एग्जाम्स पढ़े हो ना? क्या होता है? या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या तो बराबर होगा, और या तो बड़ा होगा। अब गौर करना, जिस दिन केवल और केवल एक स्टेटमेंट लिखा जाए, बस केवल एक स्टेटमेंट, ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, इतना ही लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है? पहली पॉसिबिलिटी यहां से आती है, ए इज लेस देन बी। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी आती है, ए इज इक्वल टू बी। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो सामने आती है वो आती है, ए इज ग्रेटर देन बी। तीनों जिंदा है, तीनों ही जिंदा रहेगी। गौर करो ना, बी बराबर आप 16 भरो, ए बराबर आप -2 भरो। -2 पक्का 16 को काटेगा काटेगा, तय है। -8 आंसर आएगा। तो सोचो, जब आप a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 16 ले रहे हो, तो क्या a लेस देन b होल्ड हो रहा है कि नहीं होल्ड? तय है। अच्छा, जब आप a इज इक्वल टू b ले रहे हो, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप 3 बराबर 3 लो, 4 बराबर 4 लो, -4 बराबर -4 लो, -10 बराबर -10 लो, काटेगा ही काटेगा। a इज द डिवाइजर ऑफ b, दोनों बराबर हो जाए काटेगा ही काटेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसके लिए मुझको कोई एग्जाम्पल लगाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव की दुनिया में ये भी होल्ड होता है, हाँ या ना? पॉजिटिव की दुनिया में ये वाला होल्ड हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वर्डिंग क्या इस्तेमाल की? पॉजिटिव की दुनिया में क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ पॉजिटिव की दुनिया में, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, कभी पॉसिबल नहीं है। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, अभी भी तो लिखा है ए और बी बिलोंग टू एन। और अगर ए और बी दोनों नेचुरल हैं, तो ए कभी भी न्यूमेरिकली बी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या मैंने यहां कहीं पर ऐसी कोई बाउंडेशन लगाई है? हम तो पूरे इंटीजर में खेल रहे हैं। अब पूरे इंटीजर में खेल रहे हैं तो आप ए बराबर कितना ले लो? 12, और बी बराबर आप ले लो -12। ए बराबर कितना सेट करो? 12, और बी बराबर कितना सेट करो? -12। क्या पक्की बात है ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी 12 इज द डिवाइजर ऑफ -12 होता है कि नहीं होता है? यानी खेल ऐसा है कि जब आप इंटीजर की दुनिया ले रहे हो जहां पर ए आपका डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी जिंदा है।
लेकिन जैसे आपने इसके साथ छेड़खानी की, आप बी को कुछ ना करो, चुपके से बी को उठा करके बैठा दो किसकी दुनिया में, नेचुरल की दुनिया में। और जैसे भी नेचुरल की दुनिया में बैठा, बोलो कौन सी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, बी नेचुरल हो गया, इन तीन में से कौन पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ए इज ग्रेटर देन, ये खत्म। अब केवल दो बचेगा, ए नेगेटिव हो सकता है, ए के ऊपर मैंने कोई रोक नहीं लगाई है, बी के ऊपर रोक लगाई, बी को मैंने कहां बैठा दिया, नेचुरल की दुनिया। ये भैया ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, इधर से देखने पे जेड लग रहा होगा ना, अरे रुको ऐसे लिखते हैं, हाँ वो भी एक कंफ्यूजन है, एन है नेचुरल, ठीक, वो तो मैंने गर्दन ऐसी किया, समझ गए हम, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये एन हुआ, ठीक। बी के नेचुरल होते ही ये दो, और क्या यहां पर मैंने ए पर कोई शर्त लगाई है, नहीं लगाई है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट विदाउट ए भी सही है कि नहीं सही है, ए नेचुरल का हो तो भी सही है, और ए नेचुरल का ना हो तो भी सही है। तो डबल स्टार करके ये स्टेटमेंट लिख दो, मोर जनरल कर देना, मोर जनरल, और ए उड़ा देना, मोर जनरल, ये पूरी बात ऐसे लिख डालना जितनी लिखी गई है। यहां से आता है डिवीजन एल्गोरिथम, विभाज्यता का सिद्धांत। सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, और फिर पढ़ेंगे सबसे जनरल वाले, लेकिन सबसे पहले नॉर्मल, प्रूफ नहीं कराएंगे, वो तुम टेंशन फ्री रहो, डिवीजन एल्गोरिथम का हम प्रूफ नहीं देने वाले, बीएससी में हम ऑलरेडी कराते हैं, हर बार कराते हैं, लेकिन तुम लोगों को इसका प्रूफ नहीं देंगे, सिर्फ स्टेटमेंट देंगे बस। अच्छा, अपने दिमाग से सोच के बोलो, भाग देने का नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या आता है। हर बार जब तुम किसी एक नंबर को दूसरे से भाग लगाते हो तो क्या सामने आती है बातें, सिद्धांत और कुछ नहीं होते, जो दुनिया में सामने घटित हो रहा है बार 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 बार, जिसको कोई इनकार न कर पाए, वही सिद्धांत है। सूरज का पूरब में निकलना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिद्धांत है कि सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदय हो सकता है, पश्चिम में नहीं, और जिस दिन सूर्य पश्चिम में उदय हो गया, दुनिया खत्म। सही में नहीं, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा, बोलो, प्रलय आ गई तो यूएफओ तो आ ही रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बोलो भाग देने का सिद्धांत नहीं, क्या क्या आएगा, और और ये तो उसके कंपोनेंट हो गए ना, इसका रिलेशन आएगा, और सुधारो, और सुधारने की कोशिश करो। अरे बीएससी पास हो चुके हो यार तुम लोग, अब तुम लोगों के पास भाषा होनी चाहिए। और बस इतना ही भाग देने का सिद्धांत है, और नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र में आओ, जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, दुनिया में दो चीज हमेशा आती है, कौन कौन, कोसेंट, जिसको आप भागफल बोलते हो, और एक कौन आता है, रिमाइंडर। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि देखो मैंने भाग दिया, ना रिमाइंडर आया ना कोसेंट आया, क्या वो कह सकता है, नहीं। तो सिद्धांत में जो सबसे पहली बात आती है वो यही आती है। अच्छा, हम बात किस पर कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर की दुनिया में, इंटीजर मतलब इसमें जितने लोग हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं और जीरो शामिल है। तो कहा जाता है अगर आप एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड लगा रहे हैं, ए डिवाइजर ऑफ बी, पूरा पूरा काट देगा, ठीक। और या तो ऐसा होगा ए इज नॉट द डिवाइजर ऑफ बी, दो में से और कुछ तो नहीं होगा। अगर ए बी को पूरा पूरा काट दिया, जैसे 2 इज द डिवाइजर ऑफ कितना, 4, तो यहां देखना 4 में आप 2 से भाग लगाओगे तो 2 दूना 4, कितना, 0, रिमाइंडर कितना आया। इनके इनके बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है, इनके इनके बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है। अच्छा रुको, अभी नहीं, अब थोड़ी देर और देखना, फिर सुनो। 3 इज द डिवाइजर ऑफ 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना, ये रहा। आओ जो नहीं काटते हैं उनकी बात कर लेते हैं। 6 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 15, तो 15 में अपने लोग 6 से भाग लगाते हैं, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना, 3, देख करके बताओ।
हाँ नहीं, नंबर की बात ही नहीं है, नंबर की बात ही नहीं है। हाँ नहीं सोच पा रहे हो। हाँ नहीं यार, वो तो वही तो डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम में हम लोग लिखेंगे वो बात। हाँ, रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा आ रहा है। असली बात तो ये है ना। देखो ये तो आपने पहले कह दिया कि जब एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड लगाया जाता है तो दो घटनाएं होती हैं, या तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और या तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, बात खत्म। लेकिन इसके बाद अगर पूरा पूरा कट गया तो भी, और अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो भी, आपके कोसेंट क्या बचेगा उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर रहे। कोसेंट कितना आएगा मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन जो आपका रिमाइंडर आएगा वो भी मुझको नहीं पता है। एक बात तय है, वो रिमाइंडर कुछ भी आए, जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो उस नंबर से हमेशा कम ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसीलिए डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम में लिखा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर की दुनिया में, इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय अ सेकंड नंबर, अगर आप एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हो, देन देयर एग्जिस्ट टू अनदर इंटीजर, यहां दो और इंटीजर मौजूद होते हैं। वन इज कॉल्ड कोसेंट, सेकंड इज कॉल्ड रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखा जाए इस बात को, लिखना। ये नॉन नेगेटिव की दुनिया है, अभी पूरे इंटीजर पर ऐसी कोई बात नहीं कह सकते हो, पूरे इंटीजर की बातें अलग तरीके से होंगी। हाँ तुम लोगों से इतना इसीलिए पूछ रहे हैं ना, ग्रुप थ्योरी के जो सवाल लॉजिकली होते हैं उन पे तुम्हारी निगाह बड़ी अच्छे से आनी चाहिए। अगर तुम्हारी निगाह नहीं आई ना, लॉजिकली क्वेश्चन तुमसे नहीं बनने वाले हैं। फ्लैट क्वेश्चन किसी से भी बन जाते हैं, और लॉजिकल बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें तुमको सोचना पड़ता है, अच्छा कौन कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें निकल रही। एक हिसाब से लगता है बड़ी हल्की बात है यार, पार करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हल्की बात ही अगर तुमने वहां पर ना क्लिक की तो पता चलता है एक भारी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो तुम्हारे क्लिक होने वाली है, वहीं पर फंसे पड़े रहोगे। लिखना, डिवीजन एल्गोरिथम, हेडिंग पड़ी? हेडिंग डाली नहीं डाले? हेडिंग डाल दी, डिवीजन एल्गोरिथम, विभाज्यता सिद्धांत, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, और आगे लिख देना फॉर नॉन नेगेटिव, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें लिखना स्टेटमेंट। हाँ अरे वो हटा दो, एल्गोरिथम, ठीक, लिखना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखो फॉर एनी टू काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर मतलब जान रहे हो ना, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक। फॉर एनी टू, फॉर एनी टू काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ब्रैकेट में चाहे तो लिख देना नेचुरल नंबर्स, या सीधे लिख दो नेचुरल नंबर्स, बात ही खत्म। नेचुरल नंबर्स फॉर एनी टू काउंटिंग नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। एक को क्यू बोलते हैं, क्यू कोसेंट के लिए, आर किसके लिए, रिमाइंडर। क्यू एंड स्मॉल आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, जिनको क्रमशः कहा जाता है कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, कॉल्ड रिस्पेक्टिवली कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, कॉल्ड कोसेंट एंड रिमाइंडर सच दैट, जो इस प्रकार होते हैं। दिमाग दौड़ाना, लिखने के तरीके से पहले यहां पर ही देख लेते हैं। जैसे अपने लिखा 15 डिवाइड किया 6 से, तो 6 दूनी 12 और कितना 3 15, अब सोचो 6 इंटू 2 और प्लस कितना 3 और बराबर कितना। तो जिसमें डिवाइड दे रहे हो वो बी है, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो कौन है,
ए है, तो अपने लोग क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ए है, तो ए की जगह पर कौन हुआ 6, बी की जगह पर कौन हुआ 15, क्यू की जगह पर कौन हुआ और आर की जगह पर कौन हुआ, अपने लोग क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सच दैट बी इज इक्वल टू, या सुनो, अगर तुम बी से डिवाइड कर रहे हो तो ए इज इक्वल टू लिखना, ये तुम्हारे ऊपर है तुम लिखना क्या चाहते हो। जैसे कई बार किताबें ऐसी लिखती है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस कितना, अब ये तब है ना जब ए डिवाइड करेगा किसको, बी को, याद रख पाओगे, ठीक, ये इतना हुआ। और यहां पर आगे लिख देते हैं वेयर, जहां पर रिमाइंडर क्या हाल निकल करके आया, रिमाइंडर या तो जीरो बचेगा यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो आइदर रिमाइंडर आर इज इक्वल टू कितना जीरो, आर ग्रेटर देन जीरो, लेकिन कितना भी ग्रेटर देन हो जाए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो लेस देन कितना हो गया, नोट कर लो, यानी यहां रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव ही बचेगा। ये तब का किस्सा है जब आप किससे डिवाइड लगा रहे हो, बी से डिवाइड लगा रहे हो। तो ये हम कर दे रहे हैं बी, इसको कर दे रहे हैं ए, बाकी सब ठीक ठाक। जीसीडी वगैरह निकालने में बड़ा काम आएगा, इसी से हम लोग काम ही करेंगे सब। लिखना फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तुम बोलो क्या किया है, जिससे डिवाइड लगाना है वो चुनो, जिसमें भाग लगाना है वो चुनो, बोलो कुछ भी बोल दो। अब तुमको सोचना नहीं है, रिमाइंडर बचेगा बचता रहे, क्या फर्क पड़ता है, बोलो क्या, बी बराबर या ए बराबर, बी बराबर 27 बच्ची, इतने बड़े नंबर से भाग दोगी, ए इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू, चलो तुम्हारा भी मान लेंगे ना, यहाँ ए इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू 9, ठीक। अब देखना, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा, कौन कौन मौजूद होगा, ऐसे ही पहाड़ा पढ़ो, हाँ 6 बार 6 चौक 24, तो इसका मतलब अपने लोग देयर एग्जिस्ट, अच्छा पहले लिख ही दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 27 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6, 6 चौक 24 और 24 3 27, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट Q इज इक्वल टू कितना 6 एंड R इज इक्वल टू कितना 3, और तय बात है R इज लेस देन, भाग किससे दिए थे, भाग किससे दिए थे 4 से, तो R कितना आया है 3, यानी कि 3 इज लेस देन कितना 4, क्लियर हुआ, नोट करो। अब ये तुम्हारा वाला 9 त्रिक 27, तो इसके लिए कितना होगा, दिस कैन बी रिटन एज 27 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 और प्लस कितना 0, यानी देयर एग्जिस्ट Q इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 0 लेस देन, जिससे डिवाइड किए थे वो कौन है 9, नोट है दिस, ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर में। अब हम लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर के लिए, हो गया, हम दीवार गिरा रहे थे अपने घर की,
पहले एक तो लड़की पढ़ती थी कार्तिकी, वो जब बैठती वहीं बैठती थी, वहीं जब बैठती पेन लेकर के ऐसे ऐसे करती रहती। हम कहे कार्तिकी एक दिन तुमको लगा देंगे दीवार को प्लास्टर करवाने में, फिर तुम दिन भर दीवार प्लास्टर करोगी, फिर पेन हटा लेती, जैसे बैठी फिर वहीं खुद खुद करना चालू कर देती। उसकी आदत पड़ी हुई थी, उधर खोद दी थी। मेरे घर वाले दो लोगों से बड़ा परेशान थे, एक कार्तिकी से और एक हमसे। मेरी एक बड़ी खराब आदत थी, अब तो छूट गई। पहले हम उसका ये वुडलैंड का शूज पहन करके पढ़ाते थे। अब वो भारी होता था तो पैर में थकान तो आती ही थी ऑब्वियस। हम ऐसे पैर रख करके ऐसे खड़े हो जाते थे टेक लेकर। एक तो मेरे लिए चलने की इतनी जगह होती थी, उतनी होती भी नहीं थी। ऐसे खड़े रहे टेक लेकर के, तो यहाँ इतनी दूर में पूरा काला 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 निशान पड़ गया था जूते से। मेरे घर वाले हरदम कहते ये कौन सी आदत है, तुमको ऐसे खड़े होने की आदत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, कुर्सी रख के बैठ जाओ। अच्छा, हम अभी तक कभी भी क्लास में कुर्सी रख करके बैठे कि हम पढ़ा रहे हैं और क्लास में कुर्सी रख करके बैठ, ऐसे टेस्ट वोस्ट दे दिए तो हम इत्मीनान से बैठ जाएंगे, फिर नहीं दिक्कत, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो कुर्सी नहीं रखेंगे। तो आदत मेरी यही थी। सब समझे थे, जितनी बार लिपाई पुताई होती कमरे की हम ऐसे खड़े हो जाते। इतनी डांट पड़ती है क्या, ठीक है चलो अब आदत सुधार लेते, छोड़ दिए। फिर लिखना डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एनी इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एनी इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम और आगे लिख देना फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर्स। ठीक, मतलब अब अपने को ना कोई रोक टोक नहीं है, पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, नेगेटिव हो तो भी चलेगा। पिछला वाला मैंने केवल और केवल किसके लिए किया था, नॉन नेगेटिव, सारे नेगेटिव लोगों को उसमें से बाहर कर दिया था। इसमें लिखना है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स। अच्छा, पीछे वाले से इसकी लैंग्वेज मिलाते चलना, तुमको पता चलेगा दोनों की लैंग्वेज को लिखने में फर्क क्या ला रहे हैं, वही इनके बीच का बेसिक अंतर होगा। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी डज नॉट इक्वल टू 0। पीछे से लैंग्वेज देखो, क्या वहां मैंने ऐसा कुछ कहा था बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वहां मैंने स्टेटमेंट गलत लिखा था। जब हम बी से डिवाइड करें तो बी डज नॉट इक्वल टू 0 तो कहना ही पड़ेगा। बी को मैंने कहा किया था, नहीं नॉन नेगेटिव लिए थे, नेचुरल नहीं लिए थे। क्या, रुको रुको रुको, हम खुद ही भूल गए अपना स्टेटमेंट। फॉर एनी टू काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ, तब ठीक है, अगर हम ये दिए थे तब ठीक है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, जिसमें बी डज नॉट इक्वल टू कितना है, 0 है, देन अच्छा जिसको आपने कहा डज नॉट इक्वल टू 0, दिमाग बैठा लेना, भाग उसी से दोगे। ठीक, क्योंकि आप उसी के ऊपर ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिवाइड करने में। देन तब ऐसी सिचुएशन में देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r। यहां दो इंटीजर्स q और r ऐसे होंगे सच दैट, जो इस तरह से होंगे कि b कैन राइट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस कितना r। अभी तक क्या मैंने स्टेटमेंट वही किया है इस बदलाव के अलावा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। लेकिन अब आगे देखना, वेयर, जहां पर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, r आपका ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है, बट लेस देन मॉड ऑफ b। अब इसका सेंस बताओ क्यों मैंने ऐसा कर दिया, r लेस देन मॉड b, r लेस देन मॉड b। पिछली बार मैंने r लेस देन b कहा था। हाँ, आप नेगेटिव नंबर से भी जिस दिन डिवाइड करना चालू कर दोगे उस दिन सोचो होगा क्या, रिमाइंडर नॉन नेगेटिव बचना चाहिए। जो रिमाइंडर है उसके लिए शर्त है आपका रिमाइंडर नॉन नेगेटिव ही बच, नेगेटिव रिमाइंडर एक्सेप्टेबल नहीं आते हैं। तो आपका रिमाइंडर नॉन नेगेटिव बचेगा, नॉन नेगेटिव में 0 बच गया तो भी बवाल, पॉजिटिव बच गया तो भी बवाल। भाई आप -6 से डिवाइड लगा रहे हो, आप -6 से किस में डिवाइड लगा रहे हो, 12 में लगा रहे हो, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे बताओ, कितनी बार पढ़ोगे, -12, -2 टाइम्स, तो 6 दूनी 12, कितना आया +12, घटाओगे तो ये कितना 0। अब सोचो क्यों, तो आपका चलो ठीक है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिया, रिमाइंडर आपको बड़ी बीमारी देगा। रिमाइंडर आपका हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा बैठना चाहिए। यहां साफ पता है 0 इज ग्रेटर देन कितना होगा, -6, तो मुझको अब यहां पर एक जरूरत पड़ेगी,
या ये नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, इससे आगे डिवाइड नहीं लगेगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 इज लेस देन मॉड ऑफ -6। इसका मतलब कौन है, सहमत हो कि नहीं? ये हमारा जनरल स्टेटमेंट है। तो जब फॉर एनी इंटीजर्स के लिए बात करेंगे तो रिमाइंडर को 0 से किसके बीच में बांधेंगे, मॉड बी के बीच में बांधेंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल फटाफट। हाँ बोले, लिखो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -3। बस ये एग्जाम्पल होगा, इसके बाद कॉलेज भागेंगे। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -3, और फटाफट मेरे को q और r बताओ। याद रखना रिमाइंडर नॉन नेगेटिव ही बचना चाहिए। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -3। वैसे बवाल लगे ना, यही डिवाइड मारा करो, बच्चों वाली हरकतें पाले रखो। बचपना छोड़ दोगे तो बुढ़ौती बड़ी कष्टमय होती है। कितनी बार जाएगा? 2 बार पक्का? -2 बार पक्का? तकलीफ सुनना, अगर तुमने ये किया ना -2, 3 दूना 6, घटाओगे तो कितना? 2। सही है? सही है? 3 बार नहीं ले जा सकते? 3 बार नहीं ले जा सकते? -3 टाइम्स, -3 टाइम्स। रिमाइंडर के लिए मैंने भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। सुनो, 8 डिवाइडेड बाई -3, -3, 3 त्रिक का 9, माइनस किया तो -1। तकलीफ में आए? अच्छा, +3 बार लेकर के जाए, +3 बार तो कितना होगा? 3 त्रिक का -9, और घटाओगे तो माइनस माइनस +9, और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल वेरिफिकेशन में ये बात तय हो चुकी है, इससे छोटा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आप नहीं बचा सकते। बस मतलब इसका मेन पर्पज यही था। तो बोलो कैसे लिखोगे? अब लिख करके बताओ, इस सिचुएशन पे लिख करके बताओ, क्यू कितना मिल रहा है? -2 मिल रहा है। तो आप क्या लिखोगे? जैसे हम इसको लिखना चाहें तो 8 कैन बी रिटन एज -3 इंटू कितना, -2 और प्लस कितना, 2। हियर 2 इज कन्फर्मली लेस देन मॉड ऑफ -3। ये बात बता देना ना, 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन मॉड ऑफ -3। रिमाइंडर आपका डिवाइड करने वाली संख्या के मॉड से कम होना चाहिए। अभी भी सोच लो, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी हम इंतजार करें, क्या अभी भी इससे भी छोटा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते? हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, और ना हम ये कह रहे ये सही है। क्या इससे भी छोटा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बच सकता है? पॉसिबल है? नहीं बच सकता? नहीं बच सकता बोल्डली बोलो, नहीं बच सकता है, यही होगा। कौन टेंशन है? -8 कर दो, a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -8, अब b इज इक्वल टू +3। अभी बोलो, a -8, b इज इक्वल टू +3। अब बोलो, एक में ही तीनों दिखा दे रहे हैं, मिटा के करें? कितना आएगा? नीचे लीस्ट नॉन नेगेटिव ही चाहिए, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं चल पाएंगे ना। 3 से डिवाइड लगा रहे हैं -8 में, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 बार लेकर के जाएं कि -3 टाइम्स, -3 टाइम्स जाएंगे, 3 त्रिक्का 9, -9, और घटाओगे तो कितना हो गया, प्लस, और रिमाइंडर कितना 1। इससे छोटा रिमाइंडर बच सकता है? भाई कटेगा तो वैसे पूरा पूरा नहीं, तो सबसे छोटा 0 नजर आता, वो बचेगा नहीं, तो फिर कौन, 1। तो इसका मतलब इसका ये किस्सा हुआ। अच्छा, अगर ये कर दिया जाए a इज इक्वल टू -8 और b इज इक्वल टू भी -3 कर दिया जाए, अभी क्या आएगा? -3 डिवाइडेड बाई -8। बोलो कितनी बार लेके जाए? 3 बार, 3 त्रिक्का 9, -9 घटाओ कितना, +9। 2 ना ले जाना, इसीलिए 3 किससे उठाए हुए हैं, तीनों अलग अलग नंबर लिए हुए हैं, बस 8 3 8 3 के बीच में प्लस माइनस खेल रहे हैं। अगर 2 बार लेके गए ना तो 3 दूना 6, -6 आएगा, घटेगा तो +6 होगा, और तब यहां पर 2 बच रहा होगा ना, सॉरी -2 बच रहा होगा, ऊपर -8 है। ऐसे लिख लो,
वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिख सकते हो ना। तो ठीक है, 3 एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए, 3 एग्जाम्पल अपने आप से कॉपी पर लिख लेना। आज की कहानी यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक, कॉलेज के लिए बैग पैक करें चलें। आजकल एमएससी वाले निपटारा कर रहे हैं।